आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है दिल्ली में, केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि आप अपना बिजली का बिल मत भरो, भविष्य में हम मतलब 2025 में हम सारे बिल माफ कर देंगे बिजली के बिल। क्या कहना चाहेंगे आप? तो बिजली तो स्पष्ट रूप से कहा ही गया है ना कि जब बिजली दिल्ली में 200 यूनिट तक माफ़ी है और 400 यूनिट तक हाफ है, तो बिजली बिल आ कहाँ से रहे हैं? तो बिजली बिल आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल द्वारा जो नेक्सस बनाया गया है, जो बिजली माफिया बनाया गया है, उनकी मिलीभगत के कारण। और उसमें जितना परसेंटेज पहले पहुंचना था, कोटा जितना पहुंचना था, वो उनके लोगों को पहुंच चुका है, तो इसलिए उनको बिजली बिल माफ़ी करने पड़ेंगे। सोनी जी स्पष्ट रूप से हमको बताइए कि दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक बिजली माफ़ और 400 तक हाफ, तो बिजली बिल आ कैसे रहे हैं? तो बिजली बिल आ रहे हैं आपकी नाकामी के कारण, आपकी अनियमितता के कारण, और आपने जो ये बिजली माफिया, टैंकर माफिया और अलग अलग प्रकार के जो माफिया दिल्ली में जनरेट कर दिए हैं उसके कारण। तो अब माफियाओं को 4.5 साल तक जितना लूटना था उन्होंने लूटा। अब 6 महीने की रियायत देके एक बार फिर से जो है वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली अब इस सब चीज़ों से ऊपर उठेगी। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी एग्री कर रहे हैं ना कि बिजली के बिल आ रहे हैं। वो बोलते थे माफ कर रहे हैं हम पूरी तरीके से, या बिजली के बिल भेज ही नहीं रहे हैं, तो एग्री कर लिया उन्होंने कि बिजली के बिल आ रहे हैं। देखिए, बिजली के बिल हमेशा आए हैं, ठीक है। बिजली के बिल उन लोगों के नहीं आए हैं जिनके पास पर्सनलाइज्ड मीटर थे। दिल्ली की जो मोस्टली आबादी है वो किराए पे रहती है। किराए पे रहती है तो एक फ्लोर पे लगभग 4 फैमिली, 2 फैमिली या एक मकान में 12-13 फैमिलीज रहती रही हैं। तो 200 या 400 यूनिट तक में उनका सर्वाइवल नामुमकिन है। और अगर सर्वाइवल मुमकिन भी हो जाता है तो जो रूम ओनर्स होते हैं वो उस चीज़ का उनसे चार्ज करते ही हैं। तो ये बिजली फ्री होना इज़ मिथ। जितने लोगों के पास कुछ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में जिनके पास अपने घर हैं या जो कुछ छोटी छोटी बस्तियों में लोग रह रहे हैं, उन तक तो ये चीज़ सही साबित होती है। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो बिजली बिल का जो ये जुमला है वो ऑलमोस्ट सर्वाइवल पे नहीं है। अच्छा सर, ये केजरीवाल जी ने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि 10 साल में मैंने केवल दिल्ली में विकास ही विकास किया है। जो कॉलोनीज़ हैं, कच्ची कॉलोनीज़, उनको पक्का किया है तमाम। और शिक्षा मॉडल को लेकर वो हमेशा हवाला देते कि शिक्षा बहुत बेहतर कर दी दिल्ली की, स्वास्थ्य बहुत बेटर कर दिया। एक एक करके बात करता हूँ मैंने। आपने कोई अच्छा सवाल पूछा जिस पर हम जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट में अरविंद केजरीवाल लगभग 13-14 साल से दिल्ली की सियासत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बताएं कि दिल्ली के डेवलपमेंट में उनके पास कौन कौन से काम आते हैं। क्या इस कर्नाट प्लेस की सड़क जो है अरविंद केजरीवाल बनवा सकते हैं? क्या जो बड़े बड़े फ्लाईओवर्स है वो अरविंद केजरीवाल बनवा सकते हैं? सबसे पहली बात तो उन्हें यही नहीं पता होगा कि उनके काम क्या है। सेकेंडली, मुझे एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल ने आखिरी फ्लाईओवर का उद्घाटन कब किया था? याद भी है आपको? बधाई दिल्ली, हमने आपके 550 करोड़ रुपए बचा लिए। ये आखिरी बार विज्ञापन कब आया था? अरविंद केजरीवाल का दावा था कि 500 नए स्कूल बनेंगे। दिल्ली में 70 विधानसभा है। चलिए मैं 10 का डिस्काउंट देता हूँ आपको। बचे कितने? 490। सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ कीजिए, 70 को 490 से भागा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक विधानसभा में 7 स्कूल बनने चाहिए। दिल्ली की कोई एक विधानसभा बता दीजिए जिसमें 13 वर्षों में 7 स्कूल्स बने हैं। जब आप इनसे पूछेंगे कि 7 स्कूल क्यों नहीं बने, इनका तर्क आएगा कि भैया हमारे पास ज़मीन नहीं है। तो वादा करने से पहले नहीं सोचा था? अब बात कर लेते हैं ज़मीन की। तो अपने घर का जब एक्सपेंशन करना था तब अरविंद केजरीवाल को ज़मीन की चिंता नहीं हुई, तब एनजीटी की चिंता नहीं हुई, तब पेड़ों की चिंता नहीं हुई, तब पर्यावरण की चिंता नहीं हुई। जब दलित वोट बैंक को साधने के लिए रविदास मंदिर बनाने की घोषणा कर दी तब नहीं सोचा कि ज़मीन कहाँ से आएगी। लेकिन जब स्कूल की बात आप पूछेंगे तो कहेंगे क्या कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। अरे डीडीए की लैंड आपके पास नहीं है, पीडब्ल्यूडी की लैंड नहीं है क्या, इनक्रोच लैंड नहीं है क्या? लेकिन आप उन इनक्रोच लैंड को हटाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपका वोटर बैठा हुआ है जो फ्री बीस के सहारे आपको वोट देता है। अब बात करते हैं 20 यूनिवर्सिटीज़ बननी थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 7 विधानसभाएं, तो लगभग 1 लोकसभाएं सीट्स है, माफ़ कीजिएगा 7 लोकसभा सीट्स हैं। तो इसका मतलब हर लोकसभा सीट में अराउंड 3 कॉलेज खोलने थे आपको। कोई एक लोकसभा सीट बता दीजिए जिसमें 3 कॉलेज खुले हुए, एक भी नहीं है। तो डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, हम मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल पूरे फेल्ड साबित हुए हैं। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि जो फर्स्ट कंप्लीट टेन्योर था अरविंद केजरीवाल का 2015 से 2020 तक, उसमें दिल्ली की जो अनऑथराइज्ड इलाके थे
मसलन मैं आपको बताऊं, एक विधानसभा थी द्वारका विधानसभा, एक विधानसभा थी मटियाला विधानसभा, बुराड़ी विधानसभा, किराड़ी विधानसभा। ये इलाके बहुत ज़्यादा पिछड़े थे, तो इन इलाकों में नई सड़कें बनी। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही अगला टेन्योर आया 2020 से लेकर 25 तक, उन्हीं सड़कों को खोद दिया गया और 4.5 साल बाद भी अब तक वो सड़कें पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई हैं। और इस वजह से दिल्ली में हमने इस बार देखा कि जब बरसात हुई तो क्या हालत हुई। तो समस्या ये है कि पहला 5 साल हम फिर भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का बेहतर रहा, लेकिन दूसरे 5 साल में अपनी ही बेहतर कामों को उन्होंने खुद बर्बाद किया। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हमने एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया कर दिया। अब जब आपने एजुकेशन सिस्टम बढ़िया कर दिया तो लगातार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है? अगर कोई चीज़ बेहतर हुई है तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियली राइज होना चाहिए। कोविड में राइज हुआ था और पोस्टर भी लगे थे कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल का लोहा सबने माना। अरे आपके स्कूल में जितने बच्चों के दाखिले नहीं हुए थे कोविड में, उससे ज़्यादा प्राइमरी स्कूल में हुए थे। एमसीडी के स्कूल्स में क्यों हुए थे? क्योंकि उस टाइम में लोगों के पास आय के साधन नहीं थे, तो प्राइवेट स्कूल से बच्चों को बाहर निकाला गया और सरकारी स्कूल में समय काटने के लिए डाला गया। लेकिन जैसे ही कोविड का एरा ख़त्म हुआ, वही सारे बच्चे वापस कहाँ चले गए? प्राइवेट स्कूल में। तो आपके पास जब 2 साल का पीरियड था उन बच्चों को ट्राई करने का, टेस्ट करने का, उन बच्चों को सरकारी स्कूल में रोके रखने का, तो आपने क्या किया? अब और आगे आते हैं, हमने जी स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन खोल दिए हैं, SOSE। देखो हमने इतना बड़ा काम कर दिया है, हमने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोल दिए हैं, हमने इतना बड़ा काम कर दिया है। दिल्ली में एक स्कूल होते थे मैडम जिसका नाम होता था RPVV, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। मैं पूछना चाहता हूँ वो RPVV कहाँ है आज? नहीं है RPVV, क्योंकि उन्हीं का नाम बदल के इन्होंने SOSE कर दिया। मतलब साफ है कि नाम बदलने का जो ब्रांड एम्बेसडर इस देश में किसी को होना चाहिए वो अरविंद केजरीवाल को होना चाहिए। चलिए RPVV को आपने ये कर दिया, इससे मुझे कोई समस्या नहीं है। RPVV मोस्टली सरकारी स्कूल के जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता था। सरकारी स्कूल में आपको मिनिमम 2 साल पढ़ना पड़ेगा, तभी आप RPVV के एंट्रेंस को पास करके स्कूल में दाखिला लेंगे। आपने ये एलिजिबिलिटी ख़त्म कर दी। पहले 9वीं के अंदर भी और 6ठी के अंदर भी RPVV में एडमिशन्स होते थे, अब 6ठी के एडमिशन्स बंद हो गए हैं, आपने ये ख़त्म कर दिया। तो एजुकेशन मॉडल को तो आप यहाँ तक ले आए। आपने मिशन चुनौती और मिशन बुनियाद शुरू किया था, ये अपने आप में एक अच्छी स्कीम थी। जो बच्चे पढ़ना नहीं जानते थे उनको स्कूल में रोक के पढ़ाया जाता था, लेकिन 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं इन चारों में क्लास के अंदर ही क्लास का डिवीज़न कर दिया गया। उनको उत्कृष्ट प्रतिभा और एक और चीज़ में बांट दिया गया। 9वीं के बच्चे को काउ पे ऐसे लिखने के लिए स्कूल में दिया गया और कहा गया कि देखिए हमारा रिजल्ट बेहतर हुआ है। क्लास के अंदर ही क्लास का डिवीज़न, ये फर्स्ट टाइम हमने देखा और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया ताकि इश्तिहारों में, अखबारों में रिजल्ट को बेहतर बचाया जा सके। तो ये इनका एजुकेशन मॉडल है। चूँकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहा था इसलिए ये चीज़ें मुझे पता है। आपको मैं बता दूँ, हेड ऑफ स्कूल्स दिल्ली सरकार के मैक्सिमम स्कूल्स में HOS नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है, वाइस प्रिंसिपल के सारे स्कूल चल रहे हैं। कई स्कूल्स में साइंस की फैकल्टी नहीं है, कई स्कूल्स में कॉमर्स की फैकल्टी नहीं है। तो स्कूल की शिक्षा बेहतर हुई तो हुई कैसे? अच्छी बिल्डिंगें बना देने से, अच्छी बिल्डिंग ज़रूरी है, अच्छे टेबल ज़रूरी हैं, अच्छे डेस्क ज़रूरी हैं, लेकिन मेजरली ज़रूरत है अच्छी शिक्षा पद्धति की जिसमें कमी नज़र आई। सर ये स्वास्थ्य पर क्या कहेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक्स बहुत अच्छे? स्वास्थ्य मॉडल तो हमने देख लिया कोविड एरा में और पोस्ट कोविड एरा में भी बता दूं मैं आपको बता देता हूँ। इनका दावा है कि दिल्ली में इलाज मुफ्त है। दिल्ली सरकार का एक अस्पताल है, मैं नाम दे देता हूँ आपको, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप वहाँ जाइए, वहाँ एंजियोग्राफी करने के लिए, मतलब एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है, मतलब मोस्टली जब आदमी आता है बड़ी बीमारियों के लिए जाता है तभी उसे खर्चे पानी का पता चलता है, वरना सर्दी जुकाम बुखार के लिए तो MBBS जो बैठे हुए हैं नॉर्मल, या BAMS या कुछ झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं, उन्हीं से आदमी इलाज कराता है। मोस्टली जब बड़ी चीज़ें हैं उस पर हमें चर्चा करनी होगी। तो जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि दिल्ली सरकार का अस्पताल है, वहाँ पे एंजियोग्राफी के लिए अराउंड आपको 16,000 से लेकर 20,000 तक देने पड़ते हैं, 16,000 to 20,000। अगर आपको अपनी आँखों में जैसे मोतियाबिंद वगैरह हो गया, तो मोतियाबिंद जब का ऑपरेशन होता है तो आपकी आँखों में लेंस वगैरह भी लगते हैं, तो उसके लिए आपको 5,000 से 5,500 रुपये देने पड़ते हैं उस लेंस के लिए। तो फ्री क्या है? एक्सरे के लिए 200 रुपये देने पड़ते हैं। दीनदयाल अस्पताल जो कि वेस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं है
और आज से नहीं, पिछले 10 सालों से नहीं है। कुत्ते ने अगर आपको वेस्ट दिल्ली में काट लिया है तो अगर आपको सरकारी ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको सेंट्रल दिल्ली में आना पड़ेगा, या तो आरएमएल या तो सफदरजंग या तो एम्स। और एम्स और सफदरजंग दोनों केंद्र सरकार के अस्पताल हैं। 200 रुपये में जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आपका एक्सरे होता है और 50 रुपये में आपका एक्सरे होता है सफदरजंग में। तो अस्पताल का मॉडल किसका अच्छा है, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का? तो यही बात है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिसके अंदर स्टाफ्स की कमी है, उनको सैलरीज नहीं मिल पा रही हैं, वो प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं। और स्कूल की आपने बात की, दिल्ली की जो मैक्सिमम आबादी है उसके अंदर देखिए एक चीज़ है, हर चाहे कोई ऑटो चलाता हो, चाहे कोई रिक्शा चलाता हो, चाहे कोई सब्जी बेचता हो, वो चाहता है कि शुरुआती शिक्षा, बुनियादी शिक्षा बच्चे को एक नॉमिनल प्राइवेट स्कूल में दी जाए जहाँ पे उसको बेहतर शिक्षा मिल सके। तो ये जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं वो प्राइवेट लैंड्स पे बने हुए हैं। और शीला दीक्षित के समय में इन सभी स्कूलों को जब आरटीई आया, राइट टू एजुकेशन आया, तो सबको सब्सिडीज़ दी गई, सबको पैसा दिया गया, क्योंकि ये सरकार का काम कर रहे हैं। 4.5 साल से या उससे ज़्यादा लंबा वक्त हो गया है, अब तक जो ये प्राइवेट लैंड पे छोटे प्राइवेट स्कूल्स बने हुए हैं, इनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये आपका शिक्षा मॉडल है। और जब विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, तीनों चीज़ों पर अगर केजरीवाल जी इस कदर फेलियर हैं तो वापसी क्यों कर रहे हैं? वापसी इसलिए, देखिए एक चीज़ होती है, एक नैरेटिव मेकिंग का बहुत बड़ा चीज़ है। पहले 5 साल, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले 5 साल इन 5 सालों से बेहतर थे। 2015 से लेकर 2020 में फिर भी काम हुए थे, क्योंकि चेंजेस विजिबल थे। मैं जिस सरकारी स्कूल में पढ़ा था उसमें टिन थी, वो टिन की जगह पे छत आ गई, छत की जगह पे एक फ्लोर नहीं, वो बस इतना नहीं था मैडम, ये हमारे लिए एक ड्रीम था। ये मत कहिए कि देखिए आपको आलोचनाएं करनी है आप कीजिए, लेकिन सार्थक आलोचनाएं होनी चाहिए। जनकपुरी जैसे इलाके में एक सरकारी स्कूल टिन में चल रहा था, बरसात आती थी तो क्लासेस नहीं होती थी, वो बदली। ये टीचर की गुणवत्ता पहले भी अच्छी थी, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो थोड़ा बहुत ख़राब था, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ख़राब था। उसको अरविंद केजरीवाल ने आके सुधारा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो शिक्षकों की गुणवत्ता थी, शिक्षकों की भर्तियां थी, जिस तरीके के शिक्षक पहुंचते थे, उनमें भारी मात्रा में कमी आई। डीएसएसबी के थ्रू जो है सरकारी स्कूल में दिल्ली के शिक्षकों की भर्ती होती है। अरविंद केजरीवाल साहब से पूछिए कि आखिरी बार भर्ती कब निकली थी। अच्छा सर, अगर मैं दिल्ली की, अगर जैसे कैपिटल है हमारा देश का, हाँ। साफ सफाई जो मेंटेन होनी चाहिए यहाँ पे, वो कैसी है? ये सिविक सेंस जो है ना, लोगों के अंदर होनी चाहिए। पहली बात समझिए, सिविक सेंस लोगों के अंदर भी नहीं है। सागरपुर में एक बंदा रह रहा है, वो वहाँ पे रोड पे कूड़ा फेंक के चला जाता है, वही बंदा जब द्वारका और जनकपुरी जाता है तो डस्टबिन ढूंढता है। तो सिविक सेंस तो पहली बात हमारे अंदर भी होनी चाहिए। सरकार सब कुछ नहीं करेगी, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। गाड़ियाँ आ रही हैं कूड़े की, लेकिन गार्बेज का जिस तरीके से रिसाइकलिंग होनी चाहिए, हम मानते हैं कि उसमें ये सरकार थोड़ा सा पीछे है। जिस तरीके से नियमित रूप से साफ सफाई होनी चाहिए, वो उसमें तो फेल है ना। मेनली मैंने आपको क्या कहा कि कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं, रोडों पे सफाई होती है, लेकिन जो सीवर साफ होने चाहिए, कूड़े की रिसाइकलिंग का प्रोसेस होना चाहिए, इन सब तरफ अरविंद केजरीवाल का ध्यान जो है वो नहीं रहा। देखिए पिछले 5 सालों में अरविंद केजरीवाल का ध्यान अपने पार्टी के एक्सपेंशन पे ज़्यादा रहा है, पार्टी को कैसे बढ़ाना है उस पर ज़्यादा रहा है, एज़ कम्पेयर टू को दिल्ली को कैसे डेवलप करना है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, द्वारका विधानसभा के अंदर कई ऐसी गलियाँ थी जो 2015 के बाद पहली बार बनी थी, फर्स्ट टाइम बनी थी, वहाँ तक सड़क पहुँची थी। लेकिन 2020 के बाद जैसे ही इलेक्शन हुए वो सारी सड़कें टूट गई और 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, कई गलियाँ अब तक नहीं बनी हैं। आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी, यमुना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो यमुना, जो उनका पहले प्रॉमिस था कि साफ करेंगे, अरविंद केजरीवाल बहुत सारे मसलों में फेल हुए हैं, जिसमें देखिए पहला मसला उनका ये था कि उनका मैनिफेस्टो पूरा नहीं हुआ, जिसमें मैंने आपको 500 स्कूल, 20 कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ये सारी बातें गिनवाई। सेकेंडली, यमुना को क्लीन करने के लिए के उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, उसमें वो पूरी तरीके से फेल्ड साबित हुए, ठीक है। एजुकेशन के क्षेत्र में जिस रिवोल्यूशन की बात होती है, वो रिवोल्यूशन भी आपको नज़र नहीं आता है, ये तीसरी बड़ी चीज़ है। सेकेंडली, दिल्ली के अंदर रोज़गार को उत्पन्न करने में अरविंद केजरीवाल साहब द्वारा कुछ ऐसा किया गया हो जो माइलस्टोन हो, वो नज़र नहीं आता है। दरअसल अरविंद केजरीवाल का एक पूरा मॉडल, फ्रीबीज मॉडल नज़र आता है, जिसको इनके साथियों ने भी अपनाया, लेकिन अब खड़गे साहब तक बोल चुके हैं कि ऐसे वादे कीजिए जो पूरे किए जा सकें। तो आज नहीं तो कल ये जो फ्रीबीज का ढकोसला है वो टूटेगा। दिल्ली को चांदनी चौक के आसपास शायद एक अलग प्रकार की वो चलने वाली थी, उसको क्या कहते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ,
मैं नाम भूल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो दिल्ली का बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है, बसेस वगैरह बहुत ज़्यादा बेकार हो गई हैं। ये कुछ ऐसे फेलियर्स हैं जो कि स्ट्रेटेजिक रूप से इस बार चुनाव में अरविंद केजरीवाल को हर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।